नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने पदभार ग्रहण के बाद आज एक बड़ी बैठक की है। बैठक में पूरे दिन 3 सत्र आयोजित किए जाएंगे, ऐसा भी बताया जा रहा है। और इसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष का अभिनंदन, साथ ही उनका संबोधन, सब कुछ शामिल था। इसके कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आई है, जो आपकी स्क्रीन पर फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। जब नितिन नबीन, जो कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं, जब वो पहुंचे बीजेपी कार्यालय तो उनका स्वागत किया गया। जाहिर है नितिन नबीन युवा नेताओं में से एक है जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी अहम कुर्सी सौंपी गई है या अहम पद सौंपा गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको उस कुर्सी तक लेकर गए। वो जो समारोह था उसकी तस्वीरें सबने देखी, लेकिन आज का दिन अहम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि नितिन नबीन जो है वो आज बैठक करने के लिए अपने कार्यालय जो है वहां पहुंचे थे, और तमाम जितने भी बड़े नेता थे कद्दावर नेता बीजेपी के, वो तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहे। इसमें विनोद तावड़े से लेकर कई ऐसे नेता हैं जिनको अलग अलग राज्यों की चुनावी कमान जो है वो सौंपी गई है, ये भी खबर सामने आ रही है। साथ ही देखिए ये भी बताया जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्षों का परिचय नितिन नबीन के साथ कराया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगामी राज्यों के प्रवास पर चर्चा हुई। बैठक में आगामी विधानसभा और निकाय चुनावों की रणनीति जो है वो तैयार की गई। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं फिलहाल दीपक कुशवाहा। पहले जो जानकारी दे रहे हैं वो सुनते हैं, उसके बाद आगे इस बैठक में क्या क्या हुआ है वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नए नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने पद को संभालने के बाद एक बड़ी बैठक का आह्वान किया है। आज सुबह 10:30 बजे के बाद जो है तमाम संगठनात्मक नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के विस्तारा ऑफिस में मैं खड़ा हूं। यही वो ऑफिस है जहां सुबह 10:30 बजे जो है बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक जो है 3 चरणों में जो है वो रखी गई है। सबसे पहले 10:30 बजे करीब जो है नितिन नबीन का अभिनंदन समारोह रखा गया, और उसके बाद नए प्रदेशाध्यक्ष के साथ जो है वो उनका परिचय किया जाएगा। उसके बाद बीबीजी रामजी बिल को लेकर एक बड़ी चर्चा होने की पूरी उम्मीद है इस बैठक के अंदर, जिसमें नए बिल के कानून को लेकर जमीनी स्तर पर कैसे भारतीय जनता पहुंचेगी और कैसे लोगों तक इस बिल के बातों को पहुंचाएगी, उस पर एक चर्चा की जाएगी। और तीसरे चरण के अंदर जो है आगामी चुनावों पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रहने वाली है, इसको लेकर भी बड़ी चर्चा की जाएगी। यानी माना जाए तो आज पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जो है एक बड़ी बैठक ले रहे हैं, और इस बड़ी बैठक के अंदर तमाम जो महामंत्री महासचिव जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। उसके साथ साथ संगठनात्मक प्रदेशाध्यक्ष तमाम जो लोग हैं इस बैठक के अंदर जो है वो मौजूद रहेंगे। हालांकि ये माना जा रहा है कि नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी जो है नितिन नबीन के कंधों पर जरूर भारतीय जनता पार्टी ने दी है, और इस जिम्मेदारी को नितिन नबीन कैसे पूरी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। तो जिस बैठक की अभी बात हो रही थी, उस बैठक में और क्या क्या चर्चा हुई है, उसमें किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक दिल्ली से। उनसे बात करेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि जाहिर है देखिए ये एक बड़ी बैठक थी जो कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद की गई है। इसमें तमाम बड़े कद्दावर नेता जो हैं वो मौजूद रहे। क्या चुनावों पर चर्चा हुई, आने वाले बंगाल चुनाव को लेकर, या दक्षिण के भी कई राज्यों में चुनाव जो है वो होने को है? क्या इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है? क्या जानकारी दीपक? देखिए जयंती, क्योंकि जैसे ही नवनिर्वाचित नितिन नबीन ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को संभाला है, उसके बाद एक बड़ी बैठक जो है उन्होंने बुलाई है, और ये चर्चा पहले से भी चल रही थी कि नितिन नबीन जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे उसके बाद 21 तारीख को एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाएंगे। और सुबह 10:30 बजे ये बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी के विस्तारा मुख्यालय पे जो है वो शुरू हो गई है, और इस बैठक के अंदर जो है 3 चरणों में जो ये बैठक को जो है विस्तार दिया गया है, जिसमें
वहीं सबसे पहले जब सुबह 10:30 बजे करीब नितिन नवीन विस्तारा मुख्यालय पहुंचे तो वहां पर तमाम जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो थे वो अभी एक अभिनंदन समारोह जो है नितिन नवीन के लिए रखा गया था। इस अभिनंदन समारोह में सबसे पहले नितिन नवीन का अभिनंदन रखा गया, उसके बाद उनको उनके पद पर जो है बिठाया गया। उसके साथ साथ जो तमाम प्रदेशाध्यक्ष थे उनके साथ उनका परिचय भी कराया गया कि आखिरकार जो नए प्रदेशाध्यक्ष जो चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो कौन कौन हैं, उनके साथ कैसे समन्वय बनाकर जो है आगे की रणनीति बनाई जाए, उसको लेकर भी इस बैठक के अंदर बातचीत हुई। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है जयंती कि बीवीजी राम जी बिल को लेकर लगातार कांग्रेस और विपक्षी दल जो है बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में बीवीजी राम जी बिल हालांकि पास हो चुका है, नया कानून बन चुका है, लेकिन अभी भी कांग्रेस की तरफ से बड़े सवालिया निशान जो है खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में क्योंकि बीवीजी राम जी बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी चीजें हैं वो जमीनी स्तर पर उतारनी शुरू कर दिया और उसी को लेकर इस बैठक में भी चर्चा की जाएगी कि आने वाले समय में इस कानून को लेकर आखिरकार जमीनी स्तर पर कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे कार्यकर्ताओं तमाम आम जनमानस को जो है इस एक्ट के बारे में बताया जाए, इसको लेकर भी जो है आज चर्चा होनी है। और तमाम जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, चाहे प्रदेशाध्यक्ष हैं, चाहे संगठन के जो लोग हैं, उनके साथ इस बिल पर भी चर्चा की जाएगी। दूसरा, आने वाले आगामी जो चुनाव है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, जितने भी चुनाव हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो क्या रहने वाली है, कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है इन चुनावों में अपना परफॉर्मेंस तय करेगी, क्योंकि नितिन नवीन के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे तब भी लगातार ये बात उठ रही थी कि क्या नितिन नवीन जो है आने वाले समय में अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण तरीके संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। एक बड़ा जो तबका था ये जरूर कह रहा था, लेकिन जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने तमाम जिम्मेदारियों को निभाया और जिस तरीके से उनका नामांकन हुआ, उसके बाद अपने पद को ग्रहण उन्होंने किया और उसके बाद एक्टिव मोड में नजर आते हुए आज ये बड़ी बैठक, तो ये 3 चरणों में जो है इस बैठक को बांटा गया है। सुबह 10:30 बजे से ये बैठक शुरू हुई है, शाम 4 बजे तक करीब जो है ये बैठक चलेगी भारतीय जनता पार्टी के विस्तारा मुख्यालय के अंदर और इन तमाम चीजों पर जो है आज नजर जो है भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है। जी दीपक, यहाँ एक बहुत अहम जानकारी ये भी सामने आई कि विनोद तावड़े समेत कई ऐसे नेता हैं जिनको कई राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। विनोद तावड़े ने बिहार चुनाव में अहम भूमिका निभाई और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जाहिर है बिहार चुनाव को देखते हुए, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन था बीजेपी का इसमें, क्या यही वजह है कि केरल के लिए भी उन्हें अब कमान जो है वो सौंपी गई है? दक्षिण के कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी फिलहाल पैर पसारने की कोशिश कर रही है। क्या नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दक्षिण में बीजेपी का जादू चल पाएगा, लग रहा है आपको? देखिए, चूंकि सिर्फ दक्षिण के प्रांतों को ही नहीं बल्कि आने वाले हर एक राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नजर है। और नितिन नवीन ने जैसे ही अपना पदभार संभाला उसके बाद बड़े 4 फैसले लिए, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाए गए, जो कि बिहार के प्रभारी भी हैं। उसके साथ साथ ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए रामजी माधव को चुनाव प्रभारी बनाया गया। सतीश पुनिया, संजय उपाध्याय सह प्रभारी बनाए गए। तेलंगाना निकाय चुनाव के लिए आशीष शेलार प्रभारी बनाए गए। केरल के चुनाव के लिए विनोद तावड़े को चुनाव प्रभारी बनाया गया और केंद्रीय मंत्री शोभा करांजले को भी सह प्रभारी बनाया गया। तो ये जो 4 बड़ी जो नियुक्ति जो नितिन नवीन के द्वारा की गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो ये अपने आप में जरूर ये दिखाता है जयंती कि जो दक्षिण के जो प्रांत है उसमें किस तरीके की जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब कोई भी ऐसा मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने देना चाहती जिससे कि संगठन जो है वो कमजोर पड़े। और देखिए, क्योंकि कल प्रधानमंत्री का जब आपने अभिभाषण सुना तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि नितिन नवीन मेरे बॉस है और मैं एक कार्यकर्ता हूं। तो ये चीज जो है चारों तरफ मीडिया में काफी वायरल हुई, काफी चर्चा रही इस चीज के लिए। ये सिंपल सा एक बड़ा फंडा जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये अपनाया है कि अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी अध्यक्ष पद के ऊपर रहेगा वो युवा चेहरे ही उनको आगे दिया जाए, ताकि एक बड़ी थीम जो है, एक बड़ा मैसेज जो है वो समाज के अंदर जा सके, एक नई जोश नई उमंग के साथ जो है काम किया जाए। और यही कारण है कि नितिन नवीन के पास वो अनुभव भी है, वो
ऊर्जा भी है और वो जो एक पूरा जो उनका कार्यकाल रहा उसके दरमियान भी जो है आगे की जो रणनीति है उस पर कैसे काम किया जाए, नितिन नवीन बहुत सही बैठते हैं। और जैसा आपका सवाल था कि दक्षिण के प्रांत ही नहीं बल्कि वो तमाम प्रांतों की बात कर रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी अब देख रही है कि आगे के पैर पसारे जा सके, और यही कारण है कि उसकी रणनीति को लेकर अभी से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्यादे हैं उसको बिठाना शुरू कर दिया है। और यही आप देखिए कि कल जैसे ही जब पदभार संभाला नितिन नवीन ने और उसके बाद बड़ी 4 नियुक्ति करी और उसके बाद आज एक बड़ी बैठक, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नजरें हैं वो कहां पर हैं। जी दीपक, अगर केरल की बात की जाए जहां सबसे अहम जिसको माना जा रहा है इस बैठक में, जिस पर सबसे अहम तौर पर चर्चा हुई, क्योंकि केरल के लिए विनोद तावड़े को चुना गया है। केरल में जो वोट बैंक है खास तौर पर वो ईसाई और मुस्लिम समुदाय है, उनको साधने के लिए कोशिश जो है वो की जा सकती है नितिन नवीन की तरफ से, क्योंकि जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था तभी देखा गया कि उनका जो दौरा था वैसे तो कई राज्यों का हुआ लेकिन तमिलनाडु में भी वो गए। तमिलनाडु के साथ साथ क्या अब केरल पर फोकस होने वाला है? पश्चिम बंगाल पर तो फोकस हो ही रहा है, लेकिन क्या दक्षिण में सबसे अहम जो जिसको प्रायोरिटी दी जा रही है वो केरल होने वाला है? दीपक जयंती, क्योंकि आपको ये समझना भी होगा कि बिहार चुनाव में जो प्रभारी बनाए गए वो विनोद तावड़े को बनाया गया, और ऐसे में केरल को लेकर भी जो नियुक्ति हुई उसमें आप देखेंगे चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े को बनाया गया। विनोद तावड़े के पास एक बड़ा अनुभव है और जिस तरीके से बिहार के अंदर जो चुनाव हुए उसमें जो परफॉर्मेंस रहा एनडीए का, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके के उनके चुनाव वो लड़े, तो उसको देखते हुए जो है इस आधार पर यह नियुक्ति की गई है कि केरल के अंदर आखिरकार किस तरीके की रणनीति रहने वाली है। और जो प्रक्रियाएं रही, चाहे वो संगठनात्मक चुनाव की रही, चाहे संगठन के अंदर जो अपने स्ट्रेटेजी को लेकर हो, वो तमाम चीजों पर जो है विनोद तावड़े बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि एक नई टीम का गठन और इस टीम के अंदर जिस तरीके की बातचीत रही, और खासतौर पर विनोद तावड़े की बात करें, नितिन नवीन की बात करें या संगठन के जो अलग चाहे महामंत्री महासचिव की बात करें, ये ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिनका एक बड़ा अनुभव रहा है, बड़ा कद रहा है। और जरूर केरल के अंदर चाहे ईसाइयों की वोट संख्या ज्यादा हो, मुस्लिमों की वोट संख्या ज्यादा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास का लगातार ये कहना है कि हम विकास के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और विकास के आधार पर ही हम जो है केरल के अंदर भी आगे बढ़ेंगे। और यही कारण है कि विनोद तावड़े को वहां पर चुनाव प्रभारी इसलिए बनाया गया ताकि वहां पर हर एक चीज पर नजर रखी जाए और कौन सी समय में कौन सी चीजों को फिट किया जाए ये बखूबी जो है विनोद तावड़े जानते हैं। और पीछे जो पूरा संगठन जो है एकजुट होकर सवाल जो है वो ये भी उठता है कि बेशक देखिए बिहार में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा बीजेपी का और विनोद तावड़े को उसकी कमान जो है सौंपी गई थी, लेकिन बिहार और केरल में जो फर्क है वो राजनीतिक सलाहकारों की आप विश्लेषकों की आप मानेंगे तो वो नजर आता है, क्योंकि केरल की जो राह है वो आसान नहीं है। क्या उसके लिए विनोद तावड़े के सामने ये जो टास्क दिया गया है ये ज्यादा मुश्किल होगा या फिर बिहार की तरह जो राह है वो आसान होगी? दीपक देखिए, कोई भी चुनाव इतना आसान नहीं होता जयंती, आपको लड़ना होता है वहां पर और जमीनी स्तर पर जाकर आपको उन तमाम चुनौतियों से भी निपटना होता है जो कि आपके सामने होते हैं। और देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सबसे बड़ा जो स्ट्रोक है वो पहले ही चल दिया है। नितिन नवीन, आप समझिए कि एक 45 साल का युवा जब एक बड़े पार्टी का नेतृत्व करता है तो आप समझिए कि समाज में क्या मैसेज जाता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं उसके बाद प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करते हैं और ये कहते हैं मैं एक सिर्फ कार्यकर्ता हूं, तो यही मैसेज तो पहुंचाना है भारतीय जनता पार्टी को तमाम जगह पर, चाहे वो केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, आप दूसरी पार्टियों की बात करें। अमूमन तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर उम्र की बात करेंगे तो काफी ज्यादा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यही दिखाना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर हर व्यक्ति के लिए आजादी है, हर व्यक्ति के लिए जो है अपनी एक खास जो है स्पेस है और हम हर युवाओं को जो है मौका देना चाहते हैं। और यही कारण है कि नितिन नवीन की नियुक्ति इसी बात को लेकर जो है अब आगे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। तमिलनाडु के अंदर जरूर कि आपके पास जो हिंदू बहुल जो क्षेत्र है वो काफी कम है, हालांकि मुस्लिम क्षेत्र ज्यादा है, ईसाई क्षेत्र ज्यादा है, लेकिन आपको लड़ना होगा। और यही कारण है कि जो वरिष्ठ नेता है उनके अनुभव का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, उसके अनुभव का पूरा फायदा उठाया जा रहा है और नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है ताकि नए उमंग नए जोश के साथ अब आगे बढ़े और केरल जैसे जो राज्य है उस पर अपनी जो धाक है वो जमा सके। तो यही
स्ट्रेटेजी जो भारतीय जनता पार्टी की है और यही काम जो है आगे करने वाले हैं। और आज की बैठक के अंदर भी तमाम इन राज्यों को लेकर भी चर्चाएं होंगी, लेकिन शाम 4 बजे के बाद जब ये बैठक खत्म होगी तो क्या क्या स्ट्रेटेजी बनी है, किन किन चीजों पर बातचीत हुई है, उसके बाद ही जो है इस पर कुछ कहना बहुत जरूरी होगा। जी दीपक, तमिलनाडु समेत पुदुचेरी हो या फिर असम हो, यहाँ चुनाव होने वाले हैं और जाहिर है इस बैठक का जो हिस्सा है, चर्चा का विषय जो है वो ये तमाम राज्य रहे। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्या पश्चिम बंगाल जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और बीते दिनों जिस तरीके से संबित पात्रा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, बीजेपी के तमाम जितने प्रवक्ता है वो राज्य दर राज्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद वो भी नजर आए और उन्होंने भी पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठाया। क्या पश्चिम बंगाल पर भी आक्रामक रह सकते हैं नितिन नबीन आने वाले समय में? क्या पश्चिम बंगाल को लेकर भी एक अहम रणनीति जो है वो देखने को मिलेगी बीजेपी की तरफ से? दीपक बिल्कुल बिल्कुल जयंती, क्योंकि पश्चिम बंगाल से न केवल चुनाव है बल्कि मैं ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव एक नाक का सवाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछली बार भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया, हालांकि वो उस पर कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस बार कोई भी मौका जाने नहीं देना चाहते हैं। अब हमने ये भी देखा जयंती कि जब कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन बने उसके बाद उनका दौरा पश्चिम बंगाल के अंदर भी रहा हमने, और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार पश्चिम बंगाल को लेकर जो है सक्रियता बनाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, अमृत भारत जैसे ट्रेन का स्वागत उन्होंने पश्चिम बंगाल को दिया, उन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात जो है पश्चिम बंगाल के लिए दिया। ये चीज दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार किस तरीके से पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए भी जो है तमाम सुविधाएं ताकि जो अन्य राज्यों में दी जा रही है वो पश्चिम बंगाल के लिए भी बहुत बखूबी वो निभा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की तस्वीरें जिस तरीके के निकल के सामने आई, जिसपे संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सुधांशु त्रिवेदी ने भी लगातार जो है अपनी बातचीत उन्होंने रखी, तो पश्चिम बंगाल बहुत जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी इस बार इस चुनाव में कोई भी ऐसा कसर नहीं छोड़ना चाहती जो कि पश्चिम बंगाल का चुनाव वो हाथ से निकल जाए। और इस बैठक के अंदर पश्चिम बंगाल के, क्योंकि वो आगामी चुनाव है और उस पर एक बहुत बड़ी चर्चा होगी, एक नई टीम का गठन होगा और उस नई टीम के गठन के अंदर पश्चिम बंगाल में वो टीम जाएगी और अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वहां पे जनसंपर्क अभियान करेगी। बड़ा एक टेबल सेट किया जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पे स्पेस बनाया जाए। जी दीपक, यहाँ ये भी अभी तक रहा है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुने गए वो राज्यसभा में गए। अभी जेपी नड्डा का ही कार्यकाल अगर एक और देखा जाए तो वो भी राज्यसभा गए, उनको भी टिकट मिला, लेकिन फिलहाल क्योंकि नितिन नबीन बिहार से आते हैं तो क्या राज्यसभा वो जाएंगे, इस बात पर मुहर लग सकती है आने वाले दिनों में? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि बिहार में फिलहाल कोई भी ऐसी राज्यसभा की जो सीट है वो खाली नहीं है जिसके बिहाफ पर नितिन नबीन को राज्यसभा भेजा जा सके। क्या राज्यसभा जा सकते हैं नितिन नबीन? देखिए, क्योंकि नितिन नबीन को जो पद दिया गया है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद है, क्योंकि आप एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आप काम कर रहे हैं। आपने एक चीज देखा होगा कि जब जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसके बाद उनको केंद्रीय मंत्री जब बनाया गया तो जो एक भार था वो केंद्रीय मंत्री की तरफ शिफ्ट हो गया। उसके बाद फिर ये चर्चा चली कि क्योंकि उनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला था तो नए चेहरे की तलाश की जा रही थी ताकि जो नया चेहरा आए उसके बाद नई जिम्मेदारियां जो उनको मिले। लेकिन अभी अमूमन क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है, आपके पास इतना काम पहले से ही होता है और अभी आपके पास उम्र भी इतनी नहीं है, तो 45 वर्ष के अभी नितिन नबीन है। आने वाले समय में जरूर संगठन इस बात को जरूर सोच सकता है कि आने वाले समय में आखिरकार नितिन नबीन के लिए क्या उचित रहने वाला है। और नितिन नबीन खुद, क्योंकि अभी तो कार्यकाल शुरू हुआ है, अभी ये कार्यकाल अभी चलेगा और कार्यकाल के अंदर बहुत सारी सी चुनौतियां रहेंगी, एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, उसको बखूबी नितिन नबीन निभाए, यही चाहती है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि अभी तो कार्यकाल शुरू हुआ है, 2028-29 तक ये कार्यकाल चलेगा। उसके बाद संगठन क्या सोचता है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की चीजें जो है नितिन नबीन के लिए सहूलियत बनाती है, ये भी आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन अभी खासतौर पर अभी बस यही देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि नितिन नबीन के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़े और आने वाले चुनावों में एक भारी प्रचंड जीत जैसे हमने बिहार के अंदर हमने की वैसे ही आने वाले चुनावों में भी करें। जी दीपक, नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और अब वो औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये सबने देखा।
लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से दी गई है कि जब नितिन नबीन के नाम पर चर्चा हुई तो उनके आगे कोई भी ऐसा दावेदार खड़ा नहीं किया गया जिससे उनका मुकाबला हो। कांग्रेस में जब मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष चुना गया था, उनके सामने शशि थरूर जैसे कई अहम कद्दावर नेता जो थे वो चेहरे के तौर पर, दावेदार के तौर पर नजर आए। लेकिन क्या बीजेपी ने वो परिभाषा जो है चेंज कर दी है नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुनने की, कि संगठन का जो अंतिम फैसला है वही फैसला है, उसके आगे कोई नानक और नहीं है? दीपक, देखिए, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब संगठन के चुनाव की बात करते हैं तो संगठन का चुनाव भी बिल्कुल संवैधानिक रूप से ही तय किया जाता है। और क्योंकि जिन जिन राज्यों में प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, कम से कम आपको 50% से ज़्यादा आपको जो है बहुमत आपको दिखाना होता है, और उसके एवज पे ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है वो तय किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सारे एक संगठन ही तय करता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बल्कि सबकी भागीदारिता है वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। और हमने देखा कि नामांकन की जब प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि नितिन नबीन का नाम सबसे पहले ही ये चल रहा था कि आने वाले संगठन के चुनाव के अंदर नितिन नबीन जो है एक बड़ा चेहरे के रूप में जरूर होने वाले। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि बड़े बड़े नाम, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, इन बड़े बड़े नामों की चर्चा जरूर चल रही थी। लेकिन उसके बाद एक अंदर से एक मैसेज आता भारतीय जनता पार्टी की कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो ज्यादा एज वाले के लिए नहीं होगा, युवा चेहरों को आगे लाया जाए, ताकि जो नए कार्यकर्ता हैं, जो कि बिल्कुल नए जो युवा हैं, उनके अंदर संगठन के प्रति वो ललक हो, वो काम करने का जज्बा पैदा हो सके और संगठन को मजबूती भी मिले। और देखिए, जब ये नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई तो सभी राज्यों से भी नामांकन और प्रस्ताव के रूप में नाम मांगा गया। तो हर एक, क्योंकि 37 में से 37 जो प्रस्ताव है वो पेश किए गए, जिसमें से एक जो है केंद्रीय और बाकी 36 जो है वो राज्यों की तरफ से दिए गए। और जितने राज्यों से जो आए थे, सभी राज्यों से 20-20 प्रस्तावक के रूप में सामने आए। और आप देखिए, पहले प्रस्तावक की लिस्ट में सबसे पहले नरेंद्र मोदी का नाम रहा, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री जैसे ये बड़े जो नाम थे वो मौजूद रहे। तो आप समझिए कि सभी लोगों के मन में यही जरूर था कि एक युवा चेहरे को आगे बढ़ाया जा रहा, उसी के नामांकन पर देखे निर्विरोध वो जीते और निर्विरोध जीत दर्ज करके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो ये कहलाता है कि संगठन में जो संगठन यही कहता है कि हमारे संगठन में जो भी चीजें होती है वो संगठनात्मक होती है और बड़ी उचित तरीके से किया जाती है और संवैधानिक रूप से किया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो जैसा आपने देखा कि नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अब चुन लिया गया है और बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है, सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जब तमाम बैठकें जो प्रस्तावित है, आज के दिन में जो सत्र प्रस्तावित है वो पूरे हो जाते हैं, उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, अलग अलग राज्यों के लिए बीजेपी की तरफ से जो रणनीतियां तैयार की जा रही है, उन रणनीतियों में क्या कुछ नजर आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।